हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर का जो डिस्कशन है वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में है कि क्वांटम नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर क्वांटम नंबर हमको बिल्कुल समझ नहीं रहा कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो मैंने क्या किया है, इसलिए ही आपके लिए वीडियो बनाया है कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। इसको पूरा डिस्कस करेंगे आज क्वांटम नंबर्स होता क्या है। तो थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास प्रीवियस लेक्चर में भी क्वांटम नंबर का सिर्फ थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग किया था, हमने पढ़ाया नहीं था। हमने कहा था नया वीडियो बनाएंगे क्वांटम नंबर्स पे। तो आज मैं आपके लिए क्वांटम नंबर क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या कहा था आपको कि जो आपके पास जो बोहर्स मॉडल था एटम के बारे में, उन्होंने क्या कहते हैं, बोहर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है और जो क्या करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, डी ब्रोगली और हिंसबर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं हो सकता, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव है। अब उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं वेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत छोटा है और वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है कि अगर कोई ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, बहुत छोटा है और वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसका पार्टिकल नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो वेव नेचर रखेगा। तो ऐसा इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी डी ब्रोगली ने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो क्या है, वो एक वेव है। ठीक है, तो इसको अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव था, पार्टिकल नहीं था, तो इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट आए थे, श्रोडिंगर, जिन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव किया था। ठीक है, तो श्रोडिंगर जो था उन्होंने क्या प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वेव है। तो उन्होंने क्या किया था, एक अपनी ही इक्वेशन दे दी थी और वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था हिस्ट्री में। उन्होंने, श्रोडिंगर ने जो किया था कि जो इलेक्ट्रॉन था उसकी इक्वेशन ऑफ वेव दी थी, उससे उन्होंने प्रूव किया कि इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो वेव है। तो उस जो इक्वेशन उन्होंने दी उससे ये प्रूव हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट करता रहता है। अगर 3 डायमेंशनल मूवमेंट हो रही थी तो मतलब एक्स में भी इलेक्ट्रॉन है, वाई में भी जा रहा है और जेड एक्सिस में भी रिवॉल्व कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ी। 3 वेरिएबल बोलो, 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। तो यहां से क्वांटम नंबर कंसेप्ट की बात उठी कि क्वांटम नंबर क्या है, क्योंकि 3 डायमेंशनल में मूव कर रहा था तो 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ी है। इन 3 वेरिएबल को इन्होंने बताया, 3 क्वांटम नंबर ने बताया। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज कर दूं इन सबको, तो मैं ये कहूंगा कि जो क्वांटम नंबर है वो किसको समझाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है या लोकेशन क्या है। अगर जब ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन वेव था, तो इसका मतलब जो बोहर था, जो बोहर को क्या कह रहा था, बोहर जो, या इससे पहले जो भी साइंटिस्ट जो ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो उन सब की बात तो गलत प्रूव हो गई। तो क्योंकि श्रोडिंगर ने तो ये कह दिया ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, पार्टिकल नहीं है, तो उनकी सबकी बातें तो गलत प्रूव हो गई। तो इसका मतलब जो ऑर्बिट था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो ऑर्बिट नाम की भी कोई चीज नहीं है। तो ऑर्बिटल एक नई चीज आ गई, क्वांटम नंबर के साथ साथ एक ऑर्बिटल एक नई चीज आ गई जिसको प्रपोज किया। तो ये ऑर्बिटल क्या था, तो श्रोडिंगर ने बताया ये ऑर्बिटल जो है आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। किसके चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, जहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल क्या है, तो आप कहेंगे इट इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the finding of electron, where the probability of finding the electron is maximum। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है। तो पहले तो मैंने बताया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, या लोकेशन को बताने के लिए हमें क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो 4 क्वांटम नंबर है टोटल मैंने बताया, उसमें से पहले 3 क्वांटम नंबर डिस्कस को करेंगे जो कहां से है, श्रोडिंगर इक्वेशन से आए थे। अब जो बाकी बचा हुआ चौथा क्वांटम नंबर है वो कहां से है, वो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं। पहला क्वांटम नंबर है, होता है आपका n। पहला क्वांटम नंबर क्या है आपके पास, n। n को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर। एन क्या है जी? एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो ये एन है, एन किसको बताता है? शेल को बताता है कि कौन सी शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ ये रियलिस्टिक सिचुएशन में, क्योंकि मैंने ऑर्बिटल बताया था आपको, अगर ऑर्बिटल के टर्म में बात करें तो ये किसको बताएगा? ये किसको बता रहा है? सेल को बता रहा है। साथ ही साथ किसको बताएगा ये कि साइज क्या है? साइज क्या है ऑर्बिटल का? और क्या बता रहे हैं? साइज क्या है ऑर्बिटल का, ठीक है। और दूसरा चीज आपको ये क्या बताता है कि एनर्जी क्या है ऑर्बिटल की, और एनर्जी क्या है ऑर्बिटल की, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, पहले तो मैंने बताया एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसको बता रहा है? शेल को बता रहा है। अगर ऑर्बिटल की फॉर्म में बात करूं तो ये क्या बताएगा कि ऑर्बिटल का साइज क्या है, कि कितना बड़ा है या छोटा है ऑर्बिटल का साइज, और साथ ही साथ उस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, इसको कौन बताएगा? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एन का जो वैल्यू होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, इसका जो वैल्यू होगा वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकता है। तो एन कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या कहता है? एन कैन हैव एनी पॉजिटिव इंटीजर। एन का जो है वो क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकता है। एन कैन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट इक्वल टू 0। एन की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी। एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एन का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू का। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, तो ये किसको बताएगा? सेल को बताएगा, ठीक है। ये सेल को बताएगा। तो एन का जो वैल्यू है वो 0 तो हो नहीं सकता, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड सो ऑन, तो इन्फिनिटी तक हो सकता है। लेकिन ये सारे क्या रहेगा? पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो ये कौन सी शेल में होगा? हम कहते हैं के सेल में, सेकंड में होगा तो एल में, थर्ड में होगा तो एम में, ऐसे ही एन में, और ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि अगर हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम ये बता सकते हैं कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए, साथ ही साथ आपको ये देखना है, आपको क्या बात पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास फर्स्ट सेल होगी, फिर सेकंड सेल होगी, फिर थर्ड सेल होगी। ये बात आपको पता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सी सेल है? फर्स्ट सेल है। और जैसे जैसे जाओगे आप क्या हो जाएगा? तो अगर आप देखो तो फर्स्ट सेल का साइज सिर्फ इतना सा है, सेकंड सेल का साइज इतना है, थर्ड सेल का साइज क्या है? और बड़ा हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से इंक्रीज करते जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सेल का। तो सेल का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सेल का साइज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस के पास फर्स्ट सेल होगी, फिर सेकंड सेल होगी, फिर थर्ड सेल होगी। तो मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? सेल का इंक्रीज हो रहा है। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम ये भी कहते हैं कि एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मतलब क्या है? अगर न्यूक्लियस के सबसे पास जो सेल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। तो फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या है? सबसे कम। इसकी और बढ़ जाएगी, इसकी और ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी? तो एनर्जी बढ़ती चली जाती है सेल की, जितना ज्यादा हम दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से। अगर मान लीजिए मैं आपसे इस सेल की एनर्जी पूछूं कि के सेल की कितनी एनर्जी है, या एल एम, कोई भी सेल की पूछ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको एनर्जी निकालनी है nth सेल की, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला प्रपोज्ड है। तो वो कहते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, और जो ये आंसर आएगा ये आएगा आपका इलेक्ट्रोवोल्ट में। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी सेल की एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जेड और एन क्या है? वेयर जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एन आपका क्या रहेगा? एन आपका रहेगा शेल नंबर, कि कौन सा शेल है, सेल का नंबर क्या है। कि अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट सेल है तो आपको यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 सेल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 वैल्यू रखना पड़ेगा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, वो आप इजीली बता सकते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो एटॉमिक नंबर आपको पता ही है।
तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओवरऑल ये समझ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा है, साइज बता रहा है कि ऑर्बिटल का साइज क्या है और साथ ही साथ उसकी एनर्जी कितनी है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारा जो है, हमारे पास जो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वांटम नंबर को हम डिस्कस करते हैं, क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो आपका रहेगा, जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आपका रहेगा वो आपका रहेगा जी एजीमुथल क्वांटम नंबर, या उसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपना, इसको हम पहले तो हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से इसको क्या कहते हैं हम, एजीमुथल, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीनों एक ही मतलब है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एल किसको बताता है, आपने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बता रहा था, शेल को बता रहा था। ये किसको बताएगा कि सब सेल कौन सी है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, एक सब सेल होगी, तो ये किसको बताएगा, ये सब सेल को बताएगा आपको, कौन, एल बताएगा आपको सब सेल को। और साथ ही किसको बताएगा, ये क्योंकि आपने देखा था वहां वो साइज को बता रहा था, ये किसको बताएगा, ये शेप को बताएगा कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है। तो ये किसको बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि कौन सी सबसेल है, मतलब सेल के अंदर सबसेल होती है तो कौन सी सबसेल है, और साथ ही साथ किसको बताएगा कि शेप कैसी होगी ऑर्बिटल की। ठीक है, साइज तो हमें पता चल गया था प्रिंसिपल क्वांटम में, अब शेप कैसी होगी उस ऑर्बिटल की, तो उसको देखते हैं। तो देखते हैं कि अब शेप कैसे पता चलेगी कि ऑर्बिटल की शेप क्या है। ठीक है जी, तो एल का वैल्यू, अगर एल का वैल्यू जो है, ठीक है, अगर 0 हो सकता है, 1, मतलब यहां पर जो है एल का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो एल कैन हैव एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू एंड आल्सो कैन हैव जीरो वैल्यू, जीरो भी हो सकती है, वहां पर जीरो नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एल जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा और साथ ही साथ जीरो भी वैल्यू हो सकती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है यहां से। तो अगर एल है, एल किसको बताता है, सबसेल को, तो एल किसको बताएगा, सबसेल को। ठीक है, अगर एल जो है, एल का वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या कहेंगे, कौन सी सबसेल है, हम कहेंगे एस है। अगर एल का वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे पी सबसेल है, और अगर 2 है तो हम कहेंगे डी है, एफ है, और इसी तरीके से जी है। तो हम ये बताएंगे कि इसके कोरोस्पोंडिंग ये वाला है। अगर एल का वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे एस सबसेल है, 1 है तो हम कहेंगे पी सबसेल है, 2 है तो हम कहेंगे डी सबसेल है, 3 है तो हम कहेंगे एफ सबसेल है, 4 है तो हम कहेंगे जी सबसेल है। ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या कहा था, एल किसको बताता है, आपने कहा था शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है कौन, एल, एजीमुथल, सब्सिडरी या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर किसको बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल को। अगर मान लीजिए, अब कैसे आप पता करोगे, अब जो शेप होती है, जो एस सबसेल है, जो एस सबसेल है, इसकी शेप जो होती है
एस का मतलब है स्फेरिकल। ये कैसा होता है? ये आपका स्फेरिकल होता है, मतलब स्फेयर के जैसा होता है। मतलब जो एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? आपका ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसी शेप का होगा, ठीक है। मतलब एस जो सबसेल है वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। जो पी है, पी का जो शेप होता है वो आपको है डम्बल शेप। ये कैसी शेप का होता है? ये डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप। तो आपने कभी एक्सरसाइज किया होगा तो आपने डंबल देखा होगा, तो कुछ इस तरीके का ही रहता है। तो ये आपका क्या है? ये पी सब सेल का शेप है। इसके बाद क्या है? डी है। डी कैसा होता है आपका? ये डबल डंबल शेप का होता है। ये डबल डंबल शेप होती है डी सब सेल की, ठीक है। अगर ये डबल डंबल है तो क्या करना है? एक डंबल आपका ये हो गया तो दूसरा डंबल आपका ये हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास? डी सब सेल है। अगर मान लीजिए एफ है तो एफ का क्या होता है? इसका जो शेप होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड एट फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब क्या है? जैसे ये आपको 4 फोल्ड दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से क्या होगा? 8 होगा। मतलब इस तरीके से होगा। एक ये हो गया आपका डंबल, दूसरा ऐसे रहेगा, तो तीसरा इस तरीके से रहेगा और चौथा इस तरीके से रहेगा। मतलब इसी तरीके से 8 जो है आपको ये पोर्शन नजर आएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना कि एफ जो है इसकी शेप कैसी है। अगर आप समझना चाहें तो आपको क्या करना है? ऐसा ही 8 फोल्ड में नजर आएगा, तो वो आपके पास क्या रहेगा? एफ का शेप रहेगा, ठीक है। तो आपको यहां तक बातें समझ आ गई। अब जो है एल की कुछ लिमिटेशंस है। एल की क्या है? कुछ लिमिटेशंस वैल्यू है। तो आइए अब उसको समझ लेते हैं, एल की जो कुछ लिमिटेशंस वैल्यू है। तो आइए समझते हैं कुछ लिमिटेशन वैल्यूज है। तो आइए समझते हैं एन की कुछ लिमिटेशंस वैल्यू है। एन की मैं क्या कह रहा हूं? कुछ लिमिटेशंस वैल्यू है। तो आपके पास क्या है जी? ये एन है, ये एन है आपके पास। तो मान लीजिए ये आपके पास एन है, ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या है? एल है। ये एन है और ये क्या है? आपके पास एल है, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है? आपको बताया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा। एन का क्या होगा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा। तो एन का एल 0 वैल्यू हो नहीं सकता, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 यही हो सकता है। एल का वैल्यू क्या होगा? एल का वैल्यू क्या है? अगर एन का वैल्यू 1 है तो एल का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर एन का वैल्यू 2 है तो यहां पर जो एल का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0 1। अगर 3 है एन का वैल्यू तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 1 2। अगर 4 है तो हम कहेंगे 0 1 2 3। तो देखिए मुझे यहां से क्या समझ आया कि जो एल का वैल्यू है वो किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 के बराबर एल का वैल्यू है वो 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बराबर, और इसका मतलब क्या है? बड़ा। तो एल का वैल्यू जो 0 से के बराबर या बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा होगा, तो एल का वैल्यू जो है बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के। वो आपने देखा 0 के इक्वल है। या अब देखिए अगर 2 था तो वैल्यू किस पे फिनिश हो रही है? 1 पे। 3 पे था तो वैल्यू किस पे फिनिश हो रही है? 2 पे। अगर 4 था तो वैल्यू किस पे खत्म हो रही है? 3 पे। तो मतलब क्या है? n-1, मतलब इसमें से मैंने एक कम पे जाना है, तो इससे क्या? इससे कम के बराबर होगा या इससे बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एल का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या एल का वैल्यू n-1 से कम होगा या उसके बराबर तो नहीं हो सकता। ये बराबर तो हो नहीं सकता, 4 है तो 4 तो वैल्यू आएगा नहीं, कितना आएगा? 3 है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो एल का वैल्यू है वो ये रहेगा, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है आपको? देखिए अगर फर्स्ट है तो ये फर्स्ट सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। तो अगर ये क्या है? ये एस सब सेल, तो ये किसको बता रहा होगा? ये 0 है तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट 0। अगर एल का वैल्यू आपको अभी मैंने पढ़ा था, अगर एल का वैल्यू 0 1 2 3 होता है तो कौन सी सब सेल होती है? आपने क्या कहा था कि एस होगी, पी होगी, डी होगी, अगर 3 रहेगा तो एफ होगी। यही मैंने बताया था आपको, यह भी बात हुई थी हमारी, ठीक है। अगर एल का वैल्यू 0 है तो ये कौन सा सब सेल है? हम कहते हैं कि ये
s है, अगर ये s है तो कौन सा s होगा, ये 1s होगा क्योंकि फर्स्ट सेल का है। अगर यहां से बात करें तो l का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये कौन सा सब सेल है, ये s है, ये कौन सा है, ये p है। तो यहां से कौन कौन से हो गए हमारे पास, कौन कौन से सब सेल बनेंगे हमारे पास, कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, हम कहेंगे 2s और 2p बनेगा। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से सब सेल है, s है, p है और d है। अगर l का वैल्यू 0 है तो s होगा, l का वैल्यू 1 होगा तो p होगा, 2 होगा तो d होगा। तो यहां से कौन कौन से आपके पास ऑर्बिटल बनेंगे, आप कहेंगे 3s बनेगा, 3p बनेगा और 3d बनेगा। हाँ जी, तो ये किसको बता रहा होगा, 3d को बता रहा होगा, 3d को बता रहा होगा ये। ठीक है, तो आपको यहां तक बात समझ आई। अब फोर्थ के लिए बात करते हैं, फोर्थ सेल के लिए देखिए, ये जो है 0, अगर l का वैल्यू 0 है तो ये किसको बता रहा होगा, ये s सब सेल, ये p सब सेल, ये d और ये वाला f को बता रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसके कोरोस्पोंडिंग देखें इस सेल के लिए तो वैल्यूज कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे, 4s, 4p, 4d एंड 4f, यही बनेंगे ये ऑर्बिटल्स। तो आप एक बार l का वैल्यू तो आपको समझ आ गया था, जो मैंने l का वैल्यू निकाला था वो क्या आएगा, वो इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन क्या होता है, n-1। ये बात हो चुकी है। अब देखिए यहां से तो आपको ये बात समझ आ रही है कि जो n है, अगर सेल n किसको बताता है, आपने कहा था सर सेल को बताता है, और l किसको बताता है, आपने कहा था सर सब सेल को बताता है। ठीक है, अगर n सेल को बता रहा है, l सब सेल को बता रहा है, तो अगर फर्स्ट सेल है तो कितने सब सेल आए हैं, आप कह रहे हैं एक ही सब सेल आई है और उसका नाम क्या है, 1s। अगर सेकंड सेल है तो कितनी सब सेल आई है, 2 ही सब सेल आई है और क्या का नाम है, 2s और 2p। अगर थर्ड सेल है तो कितनी सब सेल आई है, आप कह रहे हैं 3 ही सब सेल आई है, 3s, 3p, 3d। 4 आई है तो 4 ही सब सेल आई है। तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि जो नंबर ऑफ सब सेल होंगे किसी गिवन सेल में, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ सेल के बराबर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सब सेल इन अ गिवन सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। भाई आप खुद ही देखिए, अगर फर्स्ट सेल था तो कितनी सब सेल आई है, एक ही सब सेल आई है। अगर सेकंड सेल है तो कितनी सब सेल आई है, 2 ही सब सेल आई है। कौन कौन सी भी, 2s और 2p। अगर थर्ड सेल है तो कितनी सब सेल आई है, 3 ही सब सेल आई है। नाम क्या रखेगा, 3s, 3p, 3d। अगर फोर्थ सेल है तो कितनी सब सेल होंगी, 4 ही सब सेल होंगी। क्या क्या नाम होगा, 4s, 4p, 4d, 4f। तो आप यहां से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सब सेल इन अ गिवन सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। तो ये तो आपको समझ आएगी। और एक चीज और जो आपसे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे काफी बार पूछी गई है, वो आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए इलेक्ट्रॉन का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहता है h/2π√L+1। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे पूछा गया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब क्या करेगा, वो आपको कोई भी सबसेल दे देगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या बताना है, आपको उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे ही कि किस तरीके से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को बता सकते हैं। तो चलिए जी डिस्कशन करते हैं इसका ही पार्ट को कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखना, नंबर ऑफ सब सेल किसी सेल में किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ सेल के। ठीक है जी, तो अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट, कि इसको न्यूमेरिकल कैसे लगाना है इसका। ठीक है, तो आपके सामने ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला मैंने दिया था आपको, अभी इसी पे ही एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कि कैसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर +1 था फॉर्मूले में। हाँ जी, तो क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड आउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल। आपको एक सबसेल दे दी है, 3p सबसेल दी हुई है, और आपको इसका क्या बताना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। फॉर्मूला हमारे पास है ही, देखिए अगर 3p है तो हमें पता चल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें यहां से नजर आ रहा है 3 नजर आ गई। अब अगर p सबसेल है, अगर p सबसेल है तो l का वैल्यू, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, अगर p था तो l का वैल्यू कितना था 1, तो l का वैल्यू p सबसेल के लिए कितना होता है 1, तो मुझे l का वैल्यू यहां से पता चल गया, तो आप यहां रख सकते हैं, फॉर्मूला यही था। तो h/2 1 1 प्लस 1, तो यहां से क्या जाएगा h/2 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये क्या बन जाएगा √2 h/2 तो ये इसका क्या रहेगा, ये इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा। सपोज कीजिए आपसे अगर 1s ऑर्बिटल का, 1s सबसेल का आपसे क्या करता, आपसे पूछ लेता कि कितना होगा इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है s 1 रहेगा, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर 0 रखोगे आप, l का वैल्यू तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 1s ऑर्बिटल या सबसेल के लिए कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा 0। तो इस तरीके से आप किसी भी सबसेल का क्या बता सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर, तो जो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के साथ। थैंक यू सो मच।